Assalamu alaikum dear students, myself Naveed Ahmed. Here's I am going to teach you biology for grade 12 and we were discussing chapter number 21 cell cycle. Dear students, previously हमने डिस्कस किया था माइटोसिस. अब हमने देखना ये है कि माइटोसिस के अंदर कौन कौन से फेजेस हैं, किस तरह से माइटोसिस प्रोसीड होती है, यानी कि इसमें प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज किस तरह से होते हैं, ये सब हमने अंडरस्टैंड करना है. तो चलते हैं लाइट बोर्ड की तरफ. जी स्टूडेंट्स, वी आर गोइंग टू स्टडी फेजेस ऑफ माइटोसिस. हम ये बात जानते हैं कि अगर हम माइटोसिस पढ़ रहे हैं तो माइटोसिस को हमने 2 फेजेस में डिवाइड किया हुआ है. द वन इज साइटोकाइनेसिस एंड द अदर वन इज कैरियोकाइनेसिस. यहाँ पे एक जो है वो साइटोकाइनेसिस होगा और दूसरा जो है वो कैरियोकाइनेसिस जो है वो इसमें मौजूद होगा. तो यहाँ पे हमने देखना क्या है, कैरियोकाइनेसिस को. अब ये जो कैरियोकाइनेसिस है, इट इज़ फर्दर डिवाइडेड इनटू 4 फेजेस. यानी कि हमने कैरियोकाइनेसिस को कितने फेजेस में डिवाइड किया हुआ है, दैट इज़ डिवाइडेड इनटू 4 फेजेस. और ये 4 फेजेस तो आप जानते हैं, एक हम कहते हैं प्रोफेज, फिर मेटाफेज, फिर एनाफेज और फिर कौन सा है, टीलोफेज है. अब हमने ऑब्जर्व ये करना है कि इन चारों फेजेस में क्या क्या चेंजेस आ रही हैं, किस तरह से चेंजेस आ रही हैं. तो सबसे पहले हमारे पास जो आएगा वो कौन सा है, प्रोफेज है. यानी कि पहला फेज जो है वो कौन सा है, प्रोफेज है. प्रोफेज के बाद सेकेंड फेज हम देखेंगे विच इज मेटाफेज, एनाफेज और टीलोफेज. देखिए, इससे पहले माइटोसिस से पहले जो कॉन्सेप्ट है वो किस चीज़ का है, इंटरफेज का है. तो यहाँ पे जो सेल नॉर्मली मौजूद होते हैं पहले किस में मौजूद होते हैं, इंटरफेज में एग्जिस्ट करते हैं. यानी कि सेल का जो स्टार्ट होता है वो सेल साइकिल का इंटरफेज से स्टार्ट होता है. इंटरफेज से फिर वो आगे एम फेज माइटोसिस में जो है वो एंटर होंगे. इंटरफेज को हम ऐसे भी कह सकते हैं कि ये एक नॉन डिवाइडिंग फेज है जिसमें डिवीजन नहीं हो रही होती. हम कहते हैं ये नॉन डिवाइडिंग फेज है. इसमें सेल डिवाइड नहीं कर रहा बल्कि उसमें ग्रोथ हो रही है. बाकी हम इवेंट्स डिस्कस कर चुके हैं कि क्या क्या हो रहा है. जब सेल नॉन डिवाइडिंग है तो इसके अंदर हम ये कहते हैं क्रोमोसोम्स नॉट प्रेजेंट. क्रोमोसोम्स जो हैं, क्रोमोसोम्स नॉट प्रेजेंट. नॉट प्रेजेंट आप इस सेंस में कह सकते हैं कि नॉट विजिबल, विजिबल नहीं होते. इवन विद इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, नॉन विजिबल, नॉट विजिबल, इवन विद इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप. इवन कि अगर आप उसे इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की मदद से भी देखें तो उसके साथ भी क्रोमोसोम्स जो हैं वो विजिबल नहीं होते. क्रोमोसोम्स नज़र ही नहीं आते क्योंकि होते ही नहीं है. अब ये जो इस सिचुएशन में ऐसा है, क्रोमोसोम्स नहीं है, तो फिर जेनेटिक मटेरियल किस फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा है. इन नॉन डिवाइडिंग सेल अगर आप हिस्टोलॉजिकल स्टेन अप्लाई करें उस पे, इफ वी अप्लाई और यूज हिस्टोलॉजिकल स्टेन, हिस्टोलॉजिकल स्टेन. हिस्टोलॉजिकल स्टेन का मतलब ये है कि जब हम किसी भी टिश्यूज़ की माइक्रोस्कोपिक स्टडी करते हैं तो हम उनको कलर दे लेते हैं. स्टेन का मतलब कलर कह सकते हैं. तो हम उसको जो कलर देते हैं वो कलर हम अप्लाई करेंगे जो कि डीएनए को कलर करेगा, उसके क्रोमैटिन मटेरियल को कवर करेगा, जेनेटिक मटेरियल को. तो इससे फिर हमें थ्रेड लाइक, फाइबर्स लाइक जो है नेटवर्क ऑफ फाइबर्स नज़र आता है. तो वो जो नेटवर्क ऑफ फाइबर्स है दैट इज़ नॉन एज क्रोमैटिन मटेरियल. नेटवर्क ऑफ फाइबर्स नज़र आता है एंड दैट इज़ नॉन एज क्रोमैटिन मटेरियल. और ये हमारे पास क्रोमैटिन मटेरियल है जिसको हम जेनेटिक मटेरियल कह सकते हैं. तो हमने ये बात समझ ली कि अगर तो नॉन डिवाइडिंग सेल है तो उसमें क्रोमोसोम्स जो हैं वो नहीं होंगे, जबकि उसमें जो मौजूद होगा वो क्या होगा, क्रोमैटिन मटेरियल, क्रोमैटिन फाइबर्स जो हैं, इस तरह का स्ट्रक्चर जो है वो नेटवर्क ऑफ फाइबर्स जो हैं ये अपीयर होंगे और उसमें मौजूद होते हैं. तो ये फाइबर्स इसमें एग्जिस्ट कर रहे हैं. अब ये फाइबर्स ही आगे किस में कन्वर्ट होंगे, क्रोमोसोम्स में कन्वर्ट होंगे.
यानी कि हम ऐसे कह सकते हैं दैट इज डीकंडेंस्ड फॉर्म ऑफ क्रोमोसोम्स। ये क्रोमोसोम्स की डीकंडेंस्ड फॉर्म है, डीकंडेंस्ड फॉर्म, ठीक है। लूजली जो है वो इसके अंदर इसकी पैकिंग मौजूद है। इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग तो आई विल ड्रॉ अ सेल, मैं एक सेल ड्रॉ करता हूँ लाइक दिस वन। यहाँ पे हम कहते हैं कि ये एक सेल है। अब ये जो सेल मौजूद है इसके अंदर न्यूक्लियस एग्जिस्ट करता है। ये हमने ड्रॉ किया है एक एनिमल सेल को, इसके अंदर न्यूक्लियस मौजूद है, दैट इज न्यूक्लियस। इस न्यूक्लियस के अंदर जो है सब्सटेंसेस, यहाँ पे क्रोमैटिन फाइबर्स जो हैं वो एग्जिस्ट कर रहे हैं, फाइबर जो हैं वो यहाँ पे एग्जिस्ट करते हैं। जबकि इसकी आउटर साइड पे देखें यहाँ पे, तो यहाँ पे वो सेंट्रोसोम जो है वो आप जानते हैं एग्जिस्ट कर रहा है, जिससे माइटोटिक अपरेटस जो है वो बनने वाला है। तो सेंट्रोसोम का स्ट्रक्चर जो है वो आउटसाइड पे मौजूद है, ये साइटोप्लाज्मिक कंटेंट इसमें एग्जिस्ट करेगा। तो ये एक नॉन डिवाइडिंग सेल है और नॉन डिवाइडिंग सेल्स में दीज आर क्रोमैटिन फाइबर्स, ये क्रोमैटिन मटेरियल जो है वो इसमें एग्जिस्ट कर रहा है। मतलब नॉन डिवाइडिंग सेल में क्रोमोसोम्स नहीं होते। तो जब प्रोफेज होता है तो क्या होगा, क्या चेंजेस आएंगे? तो जब ये माइटोटिक फेज में एम फेज में एंटर होगा, उसके फर्स्ट फेज में आएगा क्रोमोसोम प्रोफेज में आएगा, तो क्रोमैटिन फाइबर्स यानी कि क्रोमैटिन जो है दैट इज कन्वर्टेड इनटू क्रोमोसोम्स। ये किस में कन्वर्ट होगा? क्रोमोसोम्स में कन्वर्ट होगा। ये क्रोमोसोम्स की जो लेंथ हमें अपीयर होती है, यानी कि इसका जो साइज़ है वो जो अपीयर होता है वो 0.25 टू 0.50, यानी कि हम कह सकते हैं 0.50 माइक्रोमीटर तक हो सकता है। 0.25 माइक्रोमीटर से लेकर 0.50 माइक्रोमीटर तक लेंथ में हो सकता है। यानी कि ये क्रोमोसोम जो है हम ऐसे कह सकते हैं दिस इज थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर विच अपीयर ड्यूरिंग सेल डिवीजन। जब सेल डिवीजन के अंदर अपीयर होता है, विच इज जो क्रोमोसोम्स क्रोमैटिन होता है दैट कंडेंस टू मेक अ थिन फिलामेंट लाइक स्ट्रक्चर। आप ऐसे कह सकते हैं फाइबर्स अपीयर होते हैं। दीज फाइबर्स आर नोन एज क्रोमोसोम्स। क्रोम का मतलब हम पढ़ चुके हैं कलर है और सोम बॉडी होती है। सो ये यहाँ पे जो प्रोसेस इसमें इन्वॉल्व है, जो क्रोमोसोम्स बनाने में रिस्पॉन्सिबल है, दैट प्रोसेस इज कंडेंसेशन। ये प्रोसेस कौन सा है? कंडेंसेशन। अच्छा याद रखिएगा, वो कंडेंसेशन जो आप रिएक्शन पढ़ते हैं वो नहीं है, इसमें कंडेंस होता है। कंडेंस करने का मतलब इसमें फोल्डिंग होगी, उसकी क्या होगी? फोल्डिंग। फोल्डिंग होगी और इस तरह से फोल्डिंग होगी कि ये क्रोमैटिन से क्या बन जाएगा? क्रोमोसोम्स जो हैं वो अपीयर हो जाते हैं। दूसरा हम ये कहते हैं कि प्रोफेज के दौरान, जब प्रोफेज होता है इस दौरान क्रोमोसोम्स होते हैं वो तो बन चुके हैं। न्यूक्लियर इन्वेलप डिसऑर्गेनाइज, न्यूक्लियर इन्वेलप जो है वो हम कहते हैं डिसऑर्गेनाइज, डिसअपीयर भी कह सकते हैं। डिसअपीयर का मतलब ये छुप जाता है, या आप ऐसे कह सकते हैं डिसऑर्गेनाइज हो जाता है, ब्रेक डाउन हो जाता है। न्यूक्लियोलाई जो है, जिसमें हमने कहा कि न्यूक्लियोलस होता है, ये न्यूक्लियोलस जो है ये भी डिसऑर्गेनाइज हो जाता है, ये भी इसमें मौजूद नहीं है, इट विल डिसऑर्गेनाइज। न्यूक्लियोलस जो है ये भी क्या हो जाएगा? डिसऑर्गेनाइज हो जाएगा, मतलब इसमें भी सब्सटेंसेस जो हैं वो फर्दर मौजूद नहीं होंगे। इसी के अंदर हम कहते हैं साइटोप्लाज्म जो है, साइटोप्लाज्म दैट विल बिकम मोर विस्कस। इसकी विस्कोसिटी जो है वो क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। तो ये जो है वो मोर विस्कस हो जाएगा, साइटोप्लाज्म की विस्कोसिटी जो है वो इंक्रीज कर जाएगी। अब ये सब हो जाएंगे और इस तरह से हम कह सकते हैं जो सेंट्रियोल्स हैं, सेंट्रियोल्स जो ऑलरेडी हम कहते हैं कि उसमें डुप्लीकेट हो चुके हैं इंटरफेस के अंदर, यहाँ पर आकर क्या होंगे? ऑपोजिट पोल्स की तरफ मूव करेंगे। जब ऑपोजिट पोल्स की तरफ मूव करेंगे तो बाइपोलैरिटी क्रिएट होगी। आप ऐसे कह सकते हैं कि माइटोटिक अपरेटस जो हमने प्रीवियसली पढ़ा था, ये जो माइटोटिक अपरेटस है दैट विल बी ऑर्गेनाइज्ड। ये क्या होगा? ऑर्गेनाइज्ड हो जाएगा। इसमें सारी की सारी ऑर्गेनाइजेशन जो है वो पॉसिबल होगी। मिसाल के तौर पर यहाँ पे हम देखें तो इससे नेक्स्ट फेज़ जो आएगा वो ऐसा फेज़ होगा जिसमें हमने ये कहा कि ये
जो सेल है, सेल इज गोइंग टू बी डिवाइडेड। हम इस फेज को कह सकते हैं दैट इज इन फेज ऑफ प्रोफेज। ये प्रोफेज के फेज में मौजूद है। इसमें न्यूक्लियर इन्वेलप जो है वो डिसऑर्गेनाइज हो चुका है, इसमें नहीं है। इसके ऑपोजिट पोल्स के ऊपर हम कहते हैं कि जी वो स्ट्रक्चर जो हैं वो बन चुके हैं। दी स्ट्रक्चर्स आर नोन एज सेंट्रियोल्स विच विल ओरिजिनेट द माइक्रोट्यूब्यूल्स, जो माइक्रोट्यूब्यूल्स ओरिजिनेट करेंगे, और इस तरफ भी सेंट्रियोल्स जो हैं वो इसमें एग्जिस्ट करेंगे। तो ये सेंट्रियोल्स मौजूद हैं। इन सेंट्रियोल्स में से वो फाइबर्स जो हैं वो अराइज होना शुरू हो जाते हैं। सम फाइबर्स यू नो दैट बैकवर्ड होते हैं, एस्ट्रल फाइबर्स होते हैं, एंड सम आर दोज विच आर गोइंग टू बी मेड विद ईच अदर, जो एक दूसरे के साथ लिंक करेंगे, एंड सम आर दोज विच लिंक विद क्रोमोसोम्स, जो कि क्रोमोसोम्स के साथ लिंक करेंगे। तो यहाँ पे जो क्रोमोसोम्स अपीयर होंगे, वो क्रोमोसोम्स जो अपीयर हो रहा है वो कुछ इस तरह से अपीयर होंगे, ठीक है। डुप्लीकेटेड क्रोमोसोम्स जो हैं वो अपीयर होंगे, क्योंकि यू नो दैट एस फेज जब होता है तो एस फेज में ये क्रोमोसोम्स की डुप्लीकेशन जो है वो हो जाती है। जब क्रोमोसोम्स की डुप्लीकेशन हो जाती है तो इस तरह से ये डुप्लीकेटेड फॉर्म में क्रोमोसोम्स जो हैं वो अपीयर होते हैं। तो ये क्रोमोसोम्स यहाँ पे अपीयर हो जाएंगे। तो ये क्रोमोसोम्स की अपीयरेंस है जो यहाँ पे हुई है। अब अगला फेज जो आएगा उसमें हम कहते हैं मेटा फेज स्टार्ट होगा। ये इसका पहला फेज था जिसको हमने किस नाम से मेंशन किया, प्रोफेज के नाम से मेंशन किया। नेक्स्ट फेज जो आएगा दैट इज नोन एज मेटा फेज। ये मेटा फेज है। मेटा का मतलब होता है दरमियान में, आप ऐसे भी कह सकते हैं इन बिटवीन। तो ये मेटा फेज ऐसे एक मेटा फेज प्लेट बनाने में इन्वॉल्व होता है, यानी कि दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ मेटाफेज प्लेट। ये जो मेटाफेज प्लेट बनेगी वो कैसे डेवलप होगी? देखिए स्टूडेंट, ये जो मेटाफेज प्लेट की फॉर्मेशन है वो इस तरह से है कि क्रोमोसोम्स के साथ स्पिंडल फाइबर्स बाइंड करेंगे, क्योंकि स्पिंडल फाइबर्स जो हैं इनका काम ही क्या होता है, दीज आर रिस्पॉन्सिबल फॉर अलाइनमेंट ऑफ दीज क्रोमोसोम्स एंड द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ दीज क्रोमोसोम्स इनटू प्रॉपर टू वेज में। मेटाफेज प्लेट में हम कहते हैं अरेंजमेंट ऑफ क्रोमोसोम्स एट इक्वेटोरियल ऑफ द सेल्स। अरेंजमेंट ऑफ द क्रोमोसोम्स, यानी कि इसमें क्रोमोसोम्स जो हैं वो क्या हो जाएंगे, अरेंजमेंट हो जाएगी, अरेंजमेंट ऑफ क्रोमोसोम्स एट इक्वेटोरियल ऑफ द सेल, ठीक है। एट इक्वेटर ऑफ द सेल भी कह सकते हैं, यानी कि सेल के बिल्कुल दरमियान में क्रोमोसोम्स जो हैं वो क्या हो जाएंगे, अरेंज हो जाएंगे। एट इक्वेटोरियल ऑफ अ सेल, एक सेल के जो है वो इक्वेटोरियल उसके सेंटर में ये ऑर्गेनाइज हो जाएंगे। अब इसमें एक बात और नोट करनी है, क्रोमोसोम्स जो हैं वो हमारे पास यहाँ पे जो अपीयर हो रहे हैं उसके डुप्लीकेटेड, हम कह सकते हैं कि यहाँ पे ये जो क्रोमोसोम्स होते हैं दीज आर डुप्लीकेटेड होते हैं, यानी कि इसमें क्या मौजूद होते हैं, टू सिस्टर क्रोमेटिड मौजूद होते हैं, टू सिस्टर क्रोमेटिड्स मौजूद होते हैं। ये सिस्टर क्रोमेटिड्स इसके अंदर एग्जिस्ट करते हैं, जिसकी वजह से हम कह सकते हैं ये डुप्लीकेटेड फॉर्म में है, तो यहाँ पे ऐसे अरेंजमेंट है इसकी। अच्छा, नेक्स्ट फेज जो यहाँ पे स्टार्ट होता है उसको ज़रा हम ड्रॉ करके देखते हैं कि कैसे ये प्लेट जो है वो किस तरह से बनेगी। प्लेट में जो फॉर्मेशन है वो हम कहते हैं क्रोमोसोम्स जो हैं वो इस तरह से इसके सेंटर में अरेंज होते हैं, इस तरह से सेंटर में अरेंज होते हैं। सेंटर ऑफ द सेल आप कह सकते हैं, सेंटर ऑफ द सेल इस तरह से। ये जो सेंटर ऑफ द सेल पर अरेंजमेंट हो रही है इनकी इस तरह से, तो ये जो अरेंजमेंट इस तरह से है इसकी, इसमें क्या होता है कि दोनों साइड से अपोजिट पोल्स पे यहाँ पे हम कह रहे हैं कि सेंट्रियोल्स अवेलेबल हैं। इन सेंट्रियोल्स में से फाइबर्स अराइज होते हैं, एंड दीज फाइबर्स विल बाइंड एट काइनेटोकोर फाइबर्स। ये काइनेटोकोर फाइबर्स जो हैं वो इसके काइनेटोकोर प्रोटीन्स के साथ बाइंड कर जाएंगे। जबकि बाकी आप जानते हैं इसमें दूसरे जो फाइबर्स हैं वो पोलर फाइबर्स हैं, और पोलर फाइबर्स जो होते हैं वो एक दूसरे के साथ जो हैं वो बाइंड करने में
इन्वॉल्व होते हैं इस तरह से, दैट विल बाइंड विद ईच अदर, वो एक दूसरे के साथ उनकी जो बाइंडिंग है वो पॉसिबल होती है। इसमें भी इस तरह से एक दूसरे के साथ उसकी बाइंडिंग जो है वो पॉसिबल होगी। तो यानी कि ये जो पोलर फाइबर्स हैं ये तो एक दूसरे के साथ अटैच हुए, जो काइनेटोकोर फाइबर्स हैं दैट विल बाइंड विद क्रोमोसोम्स, ये क्रोमोसोम्स के साथ बाइंड करेंगे। और जो एस्ट्रल फाइबर्स की हमने बात की थी, एस्ट्रल फाइबर्स जो हैं वो आउटवर्ड यहाँ से ग्रो करेंगे एंड दैट विल बाइंड विद आउटर सरफेस, यहाँ पे इस तरह से इसके साथ, यहाँ से जो इससे अराइज हो रहे हैं ये कौन से हैं, एस्ट्रल फाइबर्स जो हैं वो इसमें मौजूद होते हैं, जो यहाँ पे इसके साथ लिंक करेंगे। दीज आर एस्ट्रल माइक्रोट्यूब्यूल्स भी हम कहते हैं जो यहाँ पे मौजूद होंगे। तो ये जो इसके सेंटर पर अरेंजमेंट है, सेंटर पर अरेंजमेंट होना और इस तरह से क्रोमोसोम्स को अलाइन करना, ये मेटाफेज प्लेट कहलाती है। और मेटाफेज प्लेट में हम कहते हैं कि वन क्रोमोसोम्स, इस तरह से अगर एक क्रोमोसोम है तो वन क्रोमोसोम इज अटैच, इसके साथ जो अटैचमेंट हो रही है वो दो स्पिंडल फाइबर्स की अटैचमेंट हो रही है। यानी कि वन क्रोमोसोम जो है इसके साथ स्पिंडल फाइबर्स जो अटैच हो रहे हैं वो कितने हैं, दो हैं, एक साइड पे और दूसरा दूसरे साइड पे। तो यानी कि वन क्रोमोसोम जो है एक क्रोमोसोम है और इसके साथ हमने कहा दो स्पिंडल फाइबर्स जो हैं वो अटैच हैं, दो स्पिंडल फाइबर्स अटैच हैं, दो स्पिंडल्स अटैच हैं एंड एट इट्स काइनेटोकोर प्रोटीन फेज पर इसके साथ अटैचमेंट होती है। डियर स्टूडेंट, जब ये अटैचमेंट हो जाती है तो ये एक प्लेट बन गई जो कि इक्वेटोरियल पर है और इस फेज को हमने मेटाफेज के नाम से मेंशन किया है। मेटाफेज, मेटाफेज मैंने आपको बताया कि ये दरमियान में इसके अरेंजमेंट जो है उसकी वजह से इसको हम कह रहे हैं। लफ्ज़ नेक्स्ट है एनाफेज, जो इसका नेक्स्ट स्टेप है जिसको हमने एनाफेज के नाम से मेंशन किया है, एनाफेज। देखिए स्टूडेंट, एना का मतलब होता है ऑपोजिट, ठीक है। यहाँ पे ये क्रोमोसोम्स ऑपोजिट पोल्स की तरफ इनकी मूवमेंट होगी। ये जो ऑपोजिट पोल्स की तरफ मूवमेंट होती है उसको हम एनाफेज के नाम से मेंशन करते हैं। तो यहाँ पे जो पॉइंट है वो एनाफेज का मतलब ऑपोजिट पोल्स की तरफ उसकी मूवमेंट होगी। और ये कैसे होगी, विद द हेल्प ऑफ दीज फाइबर्स, ये जो स्पिंडल फाइबर्स हैं इनकी मदद से अरेंजमेंट होती है। कुछ ऐसे कह सकते हैं कि इसमें जो पोलर फाइबर्स होते हैं, यानी कि जो पोलर फाइबर्स हैं, पोलर फाइबर्स दीज इलोंगेट, ये क्या होते हैं, लंबे होते हैं, इलोंगेट होते हैं, लेंथी होंगे। और दूसरी तरफ अगर देखा जाए जो काइनेटोकोर फाइबर्स होते हैं दीज कॉन्ट्रैक्ट, काइनेटोकोर फाइबर्स जो हैं ये क्या करेंगे, कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, फाइबर्स कॉन्ट्रैक्ट करेंगे। जैसे ही कॉन्ट्रैक्ट करेंगे वन क्रोमोसोम्स इज ब्रोकन डाउन फ्रॉम सेंटर, एक क्रोमोसोम जो है वो अपने सेंट्रोमर से टूट जाएगा एंड विल मूव टुवर्ड्स द ऑपोजिट पोल्स, और ये ऑपोजिट पोल्स की तरफ इनकी मूवमेंट होना स्टार्ट हो जाती है। यानी कि यहाँ पे हमने ऐसे कहा कि जैसे ही वन क्रोमोसोम जो है वो इस तरह से लिंक्ड था, इस तरह से उसकी अरेंजमेंट है इस तरह से, नाउ इट विल मूव टुवर्ड्स द ऑपोजिट पोल्स, अब ये ऑपोजिट पोल्स की तरफ जो है वो मूव करना शुरू कर देगा, ये ब्रोकन डाउन होगा और ऑपोजिट पोल्स की तरफ इसकी मूवमेंट होना शुरू हो जाएगी। देखिए यहाँ पे एक इधर फाइबर्स अटैच था, एक इधर फाइबर अटैच था, जब ये कॉन्ट्रैक्ट करेंगे इसको इस तरफ मूव करवाएंगे, इसको इस तरफ मूव करवाएंगे, मतलब इट विल ब्रोकन डाउन फ्रॉम इट्स सेंटर, ये सेंटर से टूट जाएगा एंड इट विल मूव टुवर्ड्स द ऑपोजिट पोल्स, और ये ऑपोजिट पोल्स की तरफ इसकी मूवमेंट होना स्टार्ट हो जाएगी। That will occur in एनाफेज, ये एनाफेज के अंदर कॉन्सेप्ट जो है ये होगा। यानी कि यहाँ पे हम नेक्स्ट फेज की बात करें तो नेक्स्ट फेज में ऐसा होता है कि ये जो सेल मौजूद था, ठीक है, here is this one is cell, ये जो सेल इस तरह से मौजूद है। नाउ दिस सेल जो है इसमें क्रोमोसोम जो हैं these are moving towards the opposite pole, क्रोमोसोम जो हैं वो ऑपोजिट पोल्स की तरफ मूव करना स्टार्ट करते हैं। यानी कि दो क्रोमोसोम्स इस तरफ मूव कर रहे हैं एंड दो ही क्रोमोसोम जो हैं वो इस तरफ मूव जो हैं वो कर रहे होते हैं, इस तरह से ऑपोजिट पोल्स की तरफ मूवमेंट होती है। अब ऑपोजिट पोल्स की तरफ मूवमेंट कैसे हो रही है, यहाँ पे ये जो फाइबर्स मौजूद थे इनके साथ, जिनको हमने काइनेटोकोर फाइबर्स के नाम से मेंशन किया, और ये सेंट्रियोल्स हैं, सेंट्रियोल्स, these सेंट्रियोल्स ये काइनेटोकोर फाइबर्स कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं और इनको अपनी तरफ खींच रहे हैं, अपनी तरफ क्या कर रहे हैं,
खींच रही हैं। तो ये काइनेटोकोर फाइबर्स, ये सॉरी सेंट्रियोल्स जिसको हमने कहा, यहाँ से ये फाइबर्स इनको अपनी तरफ कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, खींचेंगे, इनका खिंचाव जो है वो यहाँ पे पॉसिबल होगा। जबकि जो इसमें पोलर फाइबर्स हैं वो हमने कहा कि वो क्या होंगे, इलोंगेट होंगे, दिस विल बिकम मोर लेंथी, ये इससे और लेंथी टाइप जो है वो सेल जो है वो ऑपोजिट पोल्स की तरफ मूव करना, ये जो क्रोमोसोम्स हैं ऑपोजिट पोल्स की तरफ मूव करना स्टार्ट कर देते हैं। अल्टीमेटली क्या होता है कि ये ऑपोजिट पोल्स पे पहुंच जाते हैं और इस तरह से एक हमने कहा कि ये जो इसमें स्ट्रक्चर्स अपीयर हुए हैं यहाँ पे, ये जो फाइबर्स हैं ये सारे इसी तरह से रहेंगे और ये पॉइंट्स जो है ये हमने कहा कि दीज आर एस्ट्रल फाइबर्स जिसमें मौजूद हैं एस्ट्रल फाइबर्स, और क्रोमोसोम्स आर मूविंग टुवर्ड्स द ऑपोजिट पोल्स, ये ऑपोजिट पोल्स की तरफ मूव कर रहे हैं, यानी कि एक क्रोमोसोम्स इस पोल की तरफ और दूसरा क्रोमोसोम्स दूसरे पोल की तरफ, एंड दिस फेज इज नोन एज एनाफेज, इस फेज को हमने एनाफेज के नाम से मेंशन किया है, दैट फेज इज नोन एज एनाफेज। स्टूडेंट, हम जानते हैं कि हमारे पास 4 फेजेस थे, पहला जो था वो कौन सा था, प्रोफेज, दूसरा है मेटाफेज, तीसरा है एनाफेज, अब जो फोर्थ वन है दैट इज नोन एज टीलोफेज, इसको हमने टीलोफेज के नाम से मेंशन किया। तो यहाँ पे जो नेक्स्ट फेज आएगा दैट फेज इज नोन एज टीलोफेज, ठीक है, ये जो फेज कहलाएगा ये टीलोफेज कहलाता है, ये हमारा फोर्थ फेज इसमें आ जाता है। स्टूडेंट देखिए ये जो टीलोफेज है दैट इज एग्जैक्ट ऑपोजिट टू द प्रोफेज, ये प्रोफेज के ऑपोजिट होता है। कैसे, हम यहाँ पे डायग्रामेटिकली भी देखते हैं कि इसमें होता कुछ यूं है कि 2 न्यूक्लियस अपीयर हो चुके होते हैं, ठीक है, यानी कि सेल भी आगे 2 में डिवाइड होना स्टार्ट करना शुरू कर देता है। आप ऐसे कह सकते हैं कि ये क्रोमोसोम्स ऑपोजिट पोल्स पे पहुंच जाते हैं, न्यूक्लियर इन्वेलप बनना स्टार्ट हो जाता है, न्यूक्लियस दोबारा बन जाते हैं, क्रोमोसोम्स जो ऑपोजिट पोल्स पे पहुंचे हैं दी स्टार्ट डीकंडेंसिंग, ये डीकंडेंस होना स्टार्ट हो जाते हैं और दोबारा क्रोमेटिन फाइबर्स में बनना शुरू हो जाते हैं, न्यूक्लियोलर अरेंजमेंट जो है वो भी होना शुरू हो जाती है, माइटोटिक अपरेटस डिसऑर्गेनाइज हो जाता है, यानी कि जो काम प्रोफेज में हुए थे बिल्कुल उसके ऑपोजिट काम जो है वो कहाँ पे होंगे, इस फेज में होंगे। ये जो सेंट्रियोल्स थे वो भी एग्जिस्ट करेंगे, लेकिन अब जो है वो उसमें माइटोटिक अपरेटस जितना भी था, स्पिंडल फाइबर्स वगैरह जो थे वो डिसऑर्गेनाइज हो चुके होंगे, खत्म हो चुके होंगे, यहाँ पे उनकी रोल नहीं है। देन दिस फेज इज नॉन एज टीलोफेज, और इस फेज को हमने किस नाम से मेंशन किया है, टीलोफेज के नाम से मेंशन किया है। देखिए यहाँ पे हमने कहा कि बिल्कुल ऑपोजिट है किसके, प्रोफेज के, यानी कि इसमें हुआ क्या है, इसमें हुआ ये है जो क्रोमेटिन है यानी कि क्रोमोसोम्स हैं, क्रोमोसोम्स दीज आर गोइंग टू बी कन्वर्टेड इनटू क्रोमेटिन, ये किस में कन्वर्ट हो रही हैं, क्रोमेटिन में कन्वर्ट हो रही हैं, न्यूक्लियर इन्वेलप बन जाता है, न्यूक्लियर इन्वेलप जो है वो हम कहते हैं बन जाता है, न्यूक्लियर इन्वेलप फॉर्म ये बन जाएगा, इसमें न्यूक्लियोलाई बन जाएगा और इसमें माइटोटिक अपरेटस जो है, माइटोटिक अपरेटस डिसऑर्गेनाइज हो जाएगा, यानी कि ये डिसऑर्गेनाइज हो जाएगा। डिसऑर्गेनाइज करने का मतलब ये है कि ये ख़त्म हो जाएगा, अब इसका रोल नहीं है, क्रोमोसोम्स अपनी पोजीशन पर पहुंच चुके हैं, ये डिसऑर्गेनाइज हो जाएगा। सो इस तरह से ये 4 फेजेस जो हैं वो कंप्लीट होते हैं। मैं इनको 1 मिनट में ओवरव्यू देता हूँ। देखिए माइटोसिस से पहला जो फेज होता है वो कौन सा है, इंटरफेज। इंटरफेज हमने कहा नॉन डिवाइडिंग, क्रोमोसोम्स नॉट विजिबल इवन विद इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। अप्लाई जब हम हिस्टोलॉजिकल स्टेन अप्लाई करते हैं तो ये फाइबर्स, नेटवर्क ऑफ फाइबर्स नजर आते हैं, दीज फाइबर्स आर नॉन एज क्रोमेटिन मटेरियल, ये डिकंडेंस फॉर्म है, ये कंडेंस्ड होकर ये इस फॉर्म में है, ये क्रोमेटिन मटेरियल, सेंट्रोसोम और ईच एंड एवरीथिंग, ये जो पार्ट है दैट इज सेंट्रोसोम, ये सेंट्रोसोम जो है वो मौजूद है, सेंट्रोसोम इसमें एग्जिस्ट कर रहा है। ये क्रोमेटिन फाइबर्स हैं, ये न्यूक्लियस है, साइटोप्लाज्मिक कंटेंट है। प्रोफेज में आते ही क्रोमेटिन क्रोमोसोम्स में कन्वर्ट होता है और इसकी जो लेंथ है वो इतनी है और उसके बाद कंडेंसेशन फोल्डिंग होती है और अल्टीमेटली
इस तरह के फाइबर्स अपीयर होते हैं। न्यूक्लियर इन्वेलप डिसअपीयर हो जाते हैं, न्यूक्लियोलाई डिसऑर्गेनाइज हो जाते हैं, साइटोप्लाज्म मोर विस्कस बन जाते हैं, माइटोटिक apparatus ऑर्गेनाइज हो जाते हैं। ये हो रहा है प्रोफेज में। उसके बाद मेटाफेज की बात करें तो मेटाफेज में ये सारे काम जो हैं वो प्रोसीड होते हैं और मेटाफेज प्लेट जो है वो बनती हैं और ये इक्वेटोरियल ऑफ द सेल पे आते हैं। इसमें एक क्रोमोसोम्स के साथ दो साइड से स्पिंडल फाइबर्स जो हैं वो अटैच होते हैं विद द हेल्प ऑफ काइनेटोकोर प्रोटीन। जबकि एनाफेज की बात करें तो इसमें पोलर फाइबर एलोंगेट होते हैं, काइनेटोकोर फाइबर्स कॉन्ट्रैक्ट करते हैं एंड क्रोमोसोम्स विल मूव टुवर्ड्स द ऑपोजिट पोल्स एंड दैट विल ब्रोकन डाउन फ्रॉम इट्स सेंट्रोमर, इसके सेंट्रोमर से टूट जाते हैं। टीलोफेज एग्जैक्ट ऑपोजिट है प्रोफेज का, जिसमें क्रोमोसोम से वापस क्रोमैटिन बनेगा, न्यूक्लियर इन्वेलप बन जाएगा, न्यूक्लियोलाई डिसऑर्गेनाइज हो जाएंगे, माइटोटिक apparatus जो है पहले ऑर्गेनाइज हुआ था अब सारा डिसऑर्गेनाइज हो जाएगा। जी स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ कि आपको तमाम फेजेस विद द हेल्प ऑफ प्रॉपर डायग्राम समझ आ चुके होंगे। इसके अंदर हमने डिस्कस किया है प्रोफेज के अंदर क्या क्या चेंजेस आती हैं, कौन कौन से चेंजेस हैं विद द हेल्प ऑफ डायग्राम। फिर हमने मेटाफेज में डिस्कस किया, फिर हमने एनाफेज में डिस्कस किया और लास्ट पे टीलोफेज को जो है वो डिस्कस किया। इसमें आपने जो इवेंट्स हो रहे होते हैं जैसे कि प्रोफेज में कौन कौन सी चेंजेस आती हैं, मेटाफेज में मेटाफेज प्लेट बन रही होती है, टीलोफेज जो है ये बिल्कुल प्रोफेज के ऑपोजिट होता है। ये जो छोटे छोटे की पॉइंट्स है यही एमसीक्यूज की फॉर्म में आते हैं। ये एक लॉन्ग शॉर्ट क्वेश्चन भी हो सकता है। शॉर्ट क्वेश्चन इस सेंस में हो सकता है कि व्हाट आर इवेंट्स टेक्स प्लेस इन प्रोफेज ऑफ माइटोसिस। तो यू नो दैट इस चैप्टर में से सिर्फ शॉर्ट क्वेश्चन ही है, तो हर स्टेप जो है उसको एज शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे पूछा जा सकता है। सो नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे इससे नेक्स्ट पार्ट। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।